नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने प्रजातंत्र की कमियों और अच्छाई की बात करी थी। किसी भी देश का प्रजातंत्र लोगों की उम्मीदों को कभी पूरा नहीं कर सकता। ऐसे कई मापदंड हैं जहां प्रजातंत्र असफल हो जाता है। दुनिया में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं जो समय समय पर आई खूब सफल हुई, लेकिन बाद में उस व्यवस्था में कमी आने लगी। एक व्यक्ति, राजा या कई लोगों ने उस व्यवस्था का फायदा उठाकर दूसरे लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर एक नई व्यवस्था आई और उसमें भी कमियां आने लगी। पहले बात करते हैं राजशाही, मोनार्की की। राजा शासन करते थे, उसे नाम दिया गया डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी हमें हर देश में मिलती है। राजा ईश्वर का, ऊपर वाले का प्रतिनिधित्व करता है। डिवाइन राइट थ्योरी को इसलिए कहा गया क्योंकि राजा ये मानते थे अगर वो ऐसा कहेंगे तो लोग कभी भी उनके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। बहरहाल उस समय के जो लोग थे, दार्शनिक लोग थे, उन्होंने सोचना शुरू करा कि आखिर ईश्वर एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार पे इतनी दया क्यों दिखाता है, और वो भी जो बड़ा भाई हो, आखिर वो ही राजा क्यों बनता है। उस समय के लोगों को समझ में आने लगा, एक परिवार ऊपर वाले के नाम पर राज करता रहता है, जबकि कई काबिल लोग जो उससे बेहतर हैं वो बाहर रहते हैं, वो कभी राजा ही नहीं बन पाते। उस समय के जो दार्शनिक लोग थे उन्हें समझ में आने लगा जो व्यवस्था चल रही है उसमें कई कमियां हैं। जो आइडिया अब डेवलप हो रहा था, मॉडर्न आइडिया या शुरुआती जो डेमोक्रेसी थी, वो केवल डिसीजन लेने तक ही सीमित थी। वैसे प्रजातंत्र की शुरुआत कैसे हुई? पुरातात्विक प्रमाणों, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर देखें तो लोकतंत्र, हंटर गैदरर्स, शिकार करके रहने वाले शुरुआती इंसानी बस्तियों के समय प्राचीन काल में निर्णय लेने या कहें मुखिया चुनने तक सीमित था। मानव ने एक जगह रहना शुरू किया, खेती शुरू हुई, कुछ लोग ज्यादा अमीर प्रभावशाली हो गए, जिसकी वजह से ओलिगार्ची, फैसले कुछ लोगों के द्वारा लिए जाने लगे। ओलिगार्ची में सत्ता कुछ लोगों, रूलर्स के हाथ में होती है। इस तरह की व्यवस्था हमें रशिया को में देखने को मिलती है, जहां पर पूरी व्यवस्था एक व्यक्ति या कुछ लोगों के चारों ओर घूमती है। अगर हम शुरुआती डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें भारत में मिलती है। इसके अलावा हम ग्रीस में भी शुरुआती डेमोक्रेसी के बीज देखते हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व में लोकतंत्र की अवधारणा का विकास हुआ, जो प्राचीन ग्रीस के कुछ जगहों में राजनीतिक व्यवस्था के रूप में थी, विशेषता एथेंस में। उस समय लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में था। उस समय एथेंस में महिलाओं और गुलामों को मतदान का प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाता था। भारत में 2500 वर्ष पूर्व लोकतांत्रिक शासन हमें महाजनपद में मिलता है। वैशाली राज्य, जो आजकल बिहार में है, विश्व के पहले गढ़ राज्यों में से एक माना जाता है। राजा को कुछ लोगों, एक तरह से ओलिगार्ची के द्वारा चुना जाता था। ये नहीं राजा का बेटा ही राजा बनेगा। डेमोक्रेसी की शुरुआत में वोटिंग का अधिकार कुलीन वर्ग या कहें ताकतवर और प्रभावी लोगों तक सीमित था। राजतंत्र जो था वो समय के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र में बदलता जा रहा था। इंग्लैंड में 1642 में एक सिविल वॉर हुई, गृह युद्ध हुआ। इस सिविल वॉर में एक तरफ राजा था, राजा अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, पार्लियामेंट की नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ लोग थे जो पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। पार्लियामेंट और राजा के बीच में लड़ाई हुई, राजा की हार हुई, और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट, जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड देना राजा को एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि डिवाइन राइट थ्योरी के हिसाब से राजा को कभी मारा नहीं जा सकता था। अब समझ में आने लगा था इंग्लैंड के राजाओं को कि वो जिस तरह से शासन कर रहे हैं उस तरह से नहीं करा जा सकता। एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। अब क्या होता था कि पार्लियामेंट के पास में ज्यादा ताकत आ गई। राजा होगा, लेकिन राजा पार्लियामेंट की बातों को सुनेगा, उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। राजा की ताकत को थोड़ा सीमित कर दिया गया। बहरहाल लोगों और राजाओं के बीच में संघर्ष चलता रहा। ये संघर्ष हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति में भी मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुआ। एक तरफ फ्रांस का राजा था, जिससे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, लोग परेशान थे, हर तरफ महंगाई बढ़ रही थी। दूसरी तरफ राजा आराम से रह रहा था। जब एक बार रानी से पूछा गया, फ्रांस का जो राजा था उसकी रानी से पूछा गया, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो रानी ने कहा वो ब्रेड खाएं, क्योंकि रानी को पता ही नहीं था कि ब्रेड भी जो है अनाज से बनता है। बहरहाल लोग राजा के खिलाफ हो गए, और राजा जो फ्रांस का राजा था उसे भी मृत्युदंड दिया गया। फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन तीन नारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यूरोप के राजाओं को समझ में आने लगा लोग भेड़ बकरियां नहीं है जिन्हें अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमें
ब्रिटेन, कनाडा और जापान में मिलती है। लोगों के अधिकारों की बात पूरे यूरोप में होने लगी। ओलिगार्ची हमें कई रूपों में देखने मिलती है। ओलिगार्ची ओलिगार्ची से मतलब होता है कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में रहे। जो ये व्यवस्थाएं हैं, वो एक दूसरे में साथ में रहकर भी चलती रहती हैं। हम प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। प्रजातंत्र में जब राजा भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो, तो भी वो प्रजातंत्र कहलाया जाएगा। इसी तरीके से जब प्रजातंत्र कुछ लोगों के हाथ में रह जाए, कुछ प्रभावशाली लोग ही उसे चलाएं, तो उसे भी हम ओलिगार्किक डेमोक्रेसी कहते हैं। उसी तरह से होता है थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र थियोक्रेसी है, ये भी एक तरीके से ओलिगार्की की व्यवस्था है। धर्मतंत्र में क्या होता है, जो खास मजहबी लोग होते हैं उनके हाथ में ताकत होती है। कुछ मजहबी लोग अपने हिसाब से देश को चलाते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में सत्ता होती है, इसे भी हम ओलिगार्की कहेंगे। धार्मिक ओलिगार्की के उदाहरणों में हमें ईरान मिलता है। इसके अलावा वेटिकन सिटी में भी हमें इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर हम बात करें प्रजातंत्र की, तो प्रजातंत्र के हमें अलग अलग रूप मिलते हैं। जैसे प्रजातंत्र राजा के साथ भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी होता है। लेकिन किस तरह से वर्क करता है उसे हम देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नाम से ही पता लग रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण फैसलों पर मतदान करते हैं। इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि लेजिस्लेशन का निर्धारण करने का सीधा अधिकार होता है। इसे हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग नेताओं को चुनते हैं और नेता राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में सीधे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लोगों द्वारा होता है। अमेरिका में भी लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। हमारे यहाँ कैसे होता है, हम अपने नेता जो एमएलए एमपी हैं उनको चुनते हैं, और वो जो एमएलए एमपी हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, या उनका जो राष्ट्रपति है देश का वो कौन होगा। तो हमने सीधे व्यवस्था में हिस्सा नहीं लिया, हमने अपने नेताओं को चुना, और वो नेता जो डिसाइड करते हैं कि आगे उनका लीडर कौन होगा। तो इसे हम जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। आबादी बहुत ज्यादा होती है और पूरी आबादी एक डिसीजन को नहीं ले सकती, इस वजह से अपने नेताओं को चुना जाता है और वो नेता आगे डिसाइड करते हैं कि कौन उनको लीड करेगा। ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी ये व्यवस्था होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा चलती है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति के पास ज्यादा ताकत होती है। राष्ट्रपति सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के नागरिकों द्वारा चुना जाता है, जैसे यूएसए, अर्जेंटीना, सूडान में। नेक्स्ट है इस्लामिक डेमोक्रेसी। इस प्रकार के लोकतंत्र में इस्लामिक कानूनों के हिसाब से प्रजातंत्र को चलाया जाता है। प्रजातंत्र के मॉडल को भी अपनाया जाता है, साथ साथ शरीयत को भी फॉलो करा जाता है। इस तरह की व्यवस्था हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र। ये एक तरीके का विचार है, इस तरह की व्यवस्था हमें अब देखने को नहीं मिलती। सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इस तरह की व्यवस्था में लोग जो होते हैं सीधे अपने वोट के द्वारा किसी कानून को बनाते हैं, और बाद में एमएलए और एमपी उसे एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह की व्यवस्था अब हमें देखने को नहीं मिलती। हाँ, छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पर जो लोग होते हैं वो सीधे सीधे जिस तरह के कुछ नियम होते हैं वो अपने लिए खुद बनाते हैं। एक छोटे स्तर पे हमें ये व्यवस्था देखने, अगर हम आज के हिसाब से देखें तो कोई भी वेस्टर्न कंट्री जो आज पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, जिस समय वो तरक्की कर रही थी डेमोक्रेटिक नहीं थी, सभी लोगों को बराबर के अधिकार नहीं थे। जब उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया, उनका पूरी तरीके से विकास हो गया, पढ़ाई लिखाई भी हो गई, सब लोग अच्छे पढ़ लिख गए, उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, एक खास सोच आ गई, तब कहीं जाकर उनके अंदर डेमोक्रेसी का विकास हुआ। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें, आर्थिक तौर पर जितने भी ताकतवर देश हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया और ब्राजील, और दूसरी तरफ सिंगापुर और चाइना का, इंडिया और ब्राजील प्रजातांत्रिक देश है, तरक्की बहुत तेजी से कर रहे हैं। लेकिन सिंगापुर और चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन वो कहीं ज्यादा आगे हैं। प्रजातंत्र में किसी चीज को करना, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसे इम्प्लीमेंट करना, बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कोई ना कोई अड़ंगा उसमें आता रहता है। डेमोक्रेसी में चुनाव जीतने होते हैं, और चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े प्रॉमिस करे जाते हैं, जैसे टैक्स को कम करा जाएगा, बेनिफिट दिए जाएंगे, हेल्थ से रिलेटेड वायदे करे जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहे दे ना पाए लेकिन वादे जरूर करे जाएंगे। प्रजातंत्र अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। सोक्रेटिस ईसा से 500 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे।
सोक्रेटिस के विचारों ने पूरी दुनिया, खासकर यूरोपियन वर्ल्ड को बहुत ज्यादा प्रभावित करा। एथेंस में जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र फॉलो करा जा रहा था, सोक्रातीस को पसंद नहीं आ रहा था। सोक्रातीस ने प्रजातंत्र की आलोचना की। उनकी बातों को उनके शिष्य प्लेटो ने लिखा है। सोक्रातीस ने तर्क दिया कि आप किसी पानी के जहाज में जा रहे हो, कई लोग बैठे हुए हैं, क्या सभी लोग उस पानी के जहाज को चला पाएंगे? केवल कुछ ही लोग होंगे जो उस पानी के जहाज को चला पाएंगे। लेकिन आप अगर पूछोगे तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हाँ, हम सभी चला सकते हैं। आखिर पता कैसे करा जाए कि कौन उस पानी के जहाज को चलाने लायक है? यही प्रजातंत्र की एक कमी है। प्रजातंत्र के दुष्परिणाम खुद सोक्राटीज ने देखे थे। अगर हम बात करें शुरुआत में, जैसे आप मानिए कि सब लोग बराबर हैं, सब लोगों के पास में बराबर का रुपया है। अब क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखोगे तो कुछ लोग ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, उनके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। कुछ लोगों के पास उतना ही रहेगा और कुछ लोग होंगे जो उस दर्जे से भी नीचे गिर जाएंगे, जिनके पास पैसा उतना भी बचा नहीं होगा। अब जो ज्यादा प्रभावशाली लोग होंगे वो अपने हिसाब से जो है उस जगह को चलाएंगे। उसे हम ओलिगार्की कहेंगे। ये जो प्रभावशाली लोग होते हैं, हाई क्लास अरिस्टोक्रेट्स, ये अपने हिसाब से जो आम लोग होते हैं, जो ज्यादा नहीं जानते, उन लोगों को लीड करते हैं। एथेंस में जो एरिस्टोक्रेट्स थे, हाई क्लास के लोग थे, वो भी आम लोगों को इसी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। आम लोगों को कुछ पता नहीं था और जो मनमाने फैसले थे वो अरिस्टोक्रेट्स हाई क्लास के द्वारा लिए जा रहे थे। सोक्रेटिस ने इस चीज को क्रिटिसाइज करा, उन्होंने खुल के आलोचना करी प्रजातंत्र की। ये चीज जो अरिस्टोक्रेट्स से हाई क्लास लोग थे उन्हें पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि सोक्रातीस जो है वो सीधे सीधे उनको चैलेंज कर रहे हैं, लोगों के बीच में गलत बातों को फैला रहे हैं, कहीं लोग भ्रमित ना हो जाएं या फिर उनके खिलाफ में ना हो जाएं। तो उस समय के जो हाई क्लास लोग थे, अरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने सोक्रातीस के ऊपर कई आरोप लगाए, लोगों के ऊपर बहकाने का आरोप लगाया और निर्णय छोड़ा लोगों के ऊपर। लोग डिसाइड करेंगे कि सोक्रातीस को क्या सजा दी जाए। तो प्रजातांत्रिक तरीके से डिसाइड करा गया कि क्या सजा सोक्रातीस को दी जाए। लोगों ने क्या डिसाइड करा, लोगों को लगा वाकई में जो सोक्रातीस है वो गलतफहमी फैला रहे हैं, जो युवा लोगों हैं उनको भड़का रहे हैं। लोगों ने डिसाइड करा कि सोक्रातीस को जो है मौत की सजा, जहर का प्याला देकर मारा जाए। बहरहाल सोक्रातीस को मृत्युदंड की सजा दे दी गई। सोक्रातीस के जो शिष्य थे उन्होंने सोक्रातीस को समझाया कि हमारे पास में एक तरीका है, आप यहाँ से बच के जा सकते हो। सोक्रातीस ने अपने शिष्यों को कहा कि यहाँ पे गलती जो है वो प्रजातंत्र की नहीं है। लोगों को इस तरह से गाइड किया गया है कि लोगों को लग रहा है कि यही सही है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जो जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उनकी कमियों को देख सके, उसको सही कर सके, तो उस व्यवस्था के द्वारा प्रजातंत्र को सही करा जा सकता। अगर हम देखें तो आज भी वोट इसी आधार पर होते हैं, इमोशंस के आधार पर, धर्म के आधार पर और कुछ पॉपुलर वादों के आधार पर। डेमोक्रेसी में वादे करे जाते हैं और ये नहीं सोचा जाता उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। पैसा तो लोगों से आता है टैक्स के रूप में, फिर आखिर कैसे इन वादों को पूरा किया जाएगा। प्रजातंत्र कैसे वर्क करता है, यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है प्लेन का। मान लीजिए प्लेन में दो पायलट हैं। एक पायलट कहता है मैं प्लेन को सेफ लैंडिंग कराऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। दूसरा पायलट कहता है भाई इसमें क्या नया है, ये तो हर कोई कार्य करता है, लेकिन मैं आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दूंगा, कूपन दूंगा, खाने में कुछ एक्स्ट्रा दूंगा, इसके अलावा कुछ और जो है डिस्काउंट मिलेंगे। अब क्या होगा, लोगों को क्या अच्छा लगेगा, भाई जो पायलट ज्यादा वायदा कर रहा है। इसमें कमी किसकी है, पायलट की जिसने ज्यादा वादे करे, या लोगों की जिसने उस पायलट को जो है वोट दिया? यहाँ पे कमी सभी की है, क्योंकि इस व्यवस्था के सभी जिम्मेदार हैं। अगर किसी देश में प्रजातंत्र असफल होता है, इसका मतलब वहां पे निरंकुश या तानाशाही सरकार आने के ज्यादा संभावना हो जाती है। यहाँ पे उदाहरण हम रशिया का लेंगे, कैसे एक प्रजातांत्रिक देश तानाशाही सरकार में बदल गया। रशिया, जिसका पुराना नाम यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, 1991 में रशिया के 15 टुकड़े हो गए। रशिया के टुकड़े के साथ अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिर गई। पुतिन ने 1999 में प्राइम मिनिस्टर बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक रशिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश करी, कामयाब भी रहे, जिससे उन्हें और अधिक समर्थन प्राप्त हुआ, रशिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। रशिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कागज पर रूस एक फेडरल डेमोक्रेटिक स्टेट, संघीय लोकतंत्र राज्य है। रूस में लोकतंत्र के सभी सिस्टम है, लेकिन जिस तरह से रूस में जो बदलाव हुए, एक प्रजातंत्र कैसे खत्म होता, कमजोर होता चला गया, और एक तानाशाही व्यक्ति ने कैसे सब पर अपना जो है प्रभुत्व जमा लिया, हमें वहां पे देखने को मिलता है। पुतिन के शासन के खिलाफ विरोध बंद नहीं हुए, लेकिन अपोजिशन को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जो अपोजिशन के लोग होते हैं, सुनने में कई बार आता है, वो मार दिया गया। यहाँ तक कि बाहर के देशों में भी का मर्डर कर दिया गया। एक और व्यवस्था है जो पूरी दुनिया में कई देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, कम्युनिज्म, साम्यवाद।
साम्यवाद को देखें तो इसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो साम्यवाद की वजह से आज बहुत आगे बढ़ गए हैं। साम्यवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें कई लोग, अगर हम कहें तो ग्रुप, प्रॉफिट को शेयर करता है। एक ही पार्टी का शासन होता है, फिर आखिर चुनाव कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में जो है 10th क्लास के 4 सेक्शन हैं, तो 4 सेक्शन के बीच में वहाँ पे चुनाव होगा। तो एक ही पार्टी के अलग-अलग सेक्शन होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति चुनाव वही लड़ सकता है जो उस पार्टी का मेंबर हो। कोई भी तंत्र अगर मनमाने तरीके से काम करने लगे, चाहे वो प्रजातंत्र हो या कम्युनिज्म हो, तो वो डिक्टेटरशिप में बदल जाता है। और डिक्टेटरशिप, तानाशाही, उसे हम टोटलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। जब पूरी का पूरा एक तंत्र, एक व्यक्ति या कुछ लोगों के आसपास, खासकर एक व्यक्ति के आसपास जो है पूरा तंत्र उसके हाथ में ताकत आ जाए। इस तरह की व्यवस्था हमें नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलती है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के चारों ओर पूरी की पूरी व्यवस्था घूमती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो किम जोंग है वो एक तरीका कम्युनिस्ट तरीके से सरकार को चलाते हैं। कोई भी तंत्र बहुत ही बुरा हो सकता है, लोगों के खिलाफ जा सकता है, और कोई भी तंत्र जो हमें खराब लग रहा है वो अच्छा हो सकता है। बहरहाल अगर हम सबसे अच्छे तंत्र की बात करें तो वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। सफलता अगर मिलती है तो उसके हकदार सभी हैं, और अगर डेमोक्रेसी सफल होती है तो उसके हकदार भी सभी लोग होते हैं। प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, और चुनाव में कुछ नेता ज्यादा जो पॉपुलर होते हैं वो जीतते हैं। हर किसी नेता का अपना एक समय होता है जब वो सभी नेताओं पर भारी पड़ता है। अगर हम बात करें 1971 के आसपास की, उस समय पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। भारत की सबसे लोकप्रिय नेता इंदिरा गांधी थी। कई लोग तो यहाँ तक मानते थे इंदिरा गांधी को वोट ना देना देश से गद्दारी है। प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, सत्ता मिलती है। सत्ता एक तरह से किराए का मकान है। कोई पार्टी कुछ समय के लिए सत्ता में रह पाती है किराए के मकान में, कोई पार्टी ज्यादा समय तक। लेकिन जाना सभी एक ना एक दिन सभी पार्टियों को छोड़कर इस किराए के मकान। हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसकी आलोचना होनी चाहिए, और जो सरकार के अच्छे कार्य हैं उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अंधभक्ति और अंध आलोचना दोनों ही समान है। आलोचना एक खाद का काम करती है जो प्रजातंत्र के पेड़ की जड़ों को मजबूत करती है। प्रजातंत्र कभी भी सबको खुश नहीं कर सकता। अगर आप शिकायत कर सकते हो, इसका मतलब प्रजातंत्र है। आज कई पत्रकार सरकार का गुणगान करने में लगे हुए हैं। कई सोशल मीडिया पर सरकार की कमियां गिनाते रहते हैं। ये बताता है प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत हैं। सरकार ने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं, अपना कंट्रोल या प्रभाव दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर बनाने की कोशिश करी है, लेकिन सरकार की किरकिरी भी समय समय पर होती रहती है। जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैरकानूनी कहा है। कमियां हैं प्रजातंत्र में, कमियां लंबे समय तक रहती हैं। जैसे कोई पेड़ परिपक्व होने पर फल देता है, प्रजातंत्र भी पेड़ की तरह है। थोड़ी कड़वी बात करते हैं। सभी धर्मों के कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने हिसाब से मानेंगे यही सही है, जबकि उन्हें उसकी कमियां नहीं पता होती। कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जो कहेंगे सऊदी अरेबिया में जो व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया है, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता सऊदी अरेबिया में किस तरह से रूल किया जाता है। एक राजा अपने तरीके से, अपने मनमाने तरीके से रूल करता है। कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, बोलने की आज़ादी नहीं है। और ये व्यवस्था केवल कुछ लोगों पे है। सऊदी अरेबिया के की आबादी अगर हम देखें बहुत ही कम है। तो एक छोटे से देश में ये व्यवस्था जो है आसानी से लागू की जा सकती है। क्या इतने बड़े देश में जहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर आबादी है, क्या ये व्यवस्था संभव है? पूरी तरीके से असफल हो जाएगी। कई ऐसे हिंदू मिलेंगे जो कहेंगे अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाए तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हिंदू राष्ट्र होने से क्या समस्याएं खत्म हो जाती हैं? श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं। श्रीलंका जो एक समय जो था एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश था, वो बाद में बुद्धिस्ट कंट्री बन गया। क्या हुआ वहां पे? वहां पर जो उस वहां के हिंदू थे उन्होंने बगावत कर दी। लोगों ने हथियार उठा लिए, हर तरफ मार काट होने लगी। कई दशकों की लड़ाई के बाद में श्रीलंका में शांति आई। हमारी सोच, जो हम सोचते हैं यही सही है, वो कई बार गलत होता है। आज समय बदल रहा है। हमें धर्म और राजनीति को अलग अलग करके देखना होगा। हमें इस देश को अच्छा राष्ट्र बनाना है, ना कि एक हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र। साथियों, उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।